नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। जब नया साल आता है तो अपने साथ तमाम सारे परिवर्तन लेकर आता है, नई नई चीज़ें लेकर आता है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी को भी इस नए साल का बड़ा इंतज़ार रहता है, क्योंकि नए साल में उसको बहुत सारी नई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ब्यूरोक्रेसी में नए साल पर बड़े पैमाने पर एक बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव 100 से ज़्यादा IAS अफसरों पर असर डालेगा, यानी उनकी पोजीशन बदल जाएगी। नियुक्ति विभाग में इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। 107 अफसरों के प्रमोशन की तैयारी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार 1998 का जो बैच है वो प्रमुख सचिव स्तर पर प्रमोट हो जाएगा, यानी कि इस बैच के 6 IAS अधिकारी अब प्रमुख सचिव बन जाएंगे। देखिए, आना और जाना एक सतत प्रक्रिया है। ऊपर से पद खाली होते रहते हैं, नीचे से लोग ऊपर चढ़ते जाते हैं। जो 6 नए प्रमुख सचिव आ रहे हैं 1998 बैच के, उनमें आलोक कुमार थर्ड, जो इस समय सचिव हैं नियोजन विभाग में और साइंस टेक्नोलॉजी में, वो प्रमुख सचिव बनेंगे। अनिल कुमार, जो इस समय जल निगम में MD हैं। इसके अलावा अनिल सागर, जो इस समय औद्योगिक विकास में सचिव हैं। अजय चौहान, जो इस समय सचिव PWD हैं। पंधारी यादव, जो इस समय राष्ट्रीय एकीकरण में हैं। और नीना शर्मा। ये 6 नाम हैं जो अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाएंगे 1 जनवरी को। इसको लेकर DPC हो रही है और नए साल में ये नया आदेश जारी होगा। ये अब जो प्रमुख सचिव बनेगा तो स्वाभाविक है कि वो शासन के शीर्ष अफसर के रूप में काम करेगा। 2007 बैच इसके बाद आता है नंबर, उसके 9 IAS अधिकारी जो अभी तक जिलों में DM हैं, अब उसमें से कई सारे अब कमिश्नर रैंक में आ जाएंगे और वो मंडलायुक्त या शासन में आकर सचिव बनेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस साल जो सचिव स्तर में प्रमोशन पा रहे अधिकारी हैं, उसमें नाम है नोएडा के DM का सुहास LY का, शीतल वर्मा जो कई जिलों में DM रही हैं, आलोक तिवारी जो कानपुर में DM थे, आज की तारीख में केंद्र सरकार में तैनात हैं, चैत्रा V, नवीन कुमार GS, ये इस समय आंध्र प्रदेश सरकार में डिप्यूटेशन पे तैनात हैं। ये समाजवादी सरकार में विशेष सचिव रहे, पंचम तल में रहे हैं। मुथु कुमार स्वामी, जो इस समय उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के MD हैं। अभय, जो इस समय विशेष सचिव हैं शासन में। डॉक्टर आदर्श सिंह, जो इसमें प्रभारी मंडलायुक्त हैं झांसी के, अब वो फुल फ्लैज हो जाएंगे, वो कमिश्नर रैंक में आ जाएंगे। इसके अलावा एक नाम और है प्रभु नारायण सिंह। प्रभु नारायण सिंह के पास इस समय राहत आयुक्त और चकबंदी आयुक्त का दोहरा कामकाज है। वो भी अब 1 जनवरी से कमिश्नर रैंक में प्रमोट हो जाएंगे और कहा जाए तो वो अस्थायी तौर पर अब दोनों विभागों का जिम्मा संभालेंगे। तो प्रमोशन एक तरह का परिवर्तन है, एक उत्साह देता है, और जब पद का परिवर्तन होता है तो फिर नए सिरे से अफसर नई जगह पर नए उत्साह के साथ काम भी करता है, नई चीज़ों को देखता है, नए नए विभागों को जानता है। प्रमोशन की इस कड़ी में सुपर टाइम स्केल भी कई सारे अफसरों को मिलनी है, जिसमें 2019 बैच के IAS अफसर हैं जिनको टाइम स्केल भी दिया जाएगा। उसमें 4 साल की जो लोग सेवा पूरी कर चुके हैं उनको भी प्रमोट करने की तैयारी है। तो नया साल उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में पोजीशन बदलने वाला होगा। बहुत सारे लोग विदाई ले चुके होंगे, उनकी जगह पर नए प्रमुख सचिव आप देखेंगे। अब उनकी कार्यशैली देखेंगे और अलग अलग सबके बारे में जो राय है, जो उनके काम करने का तरीका है, उनको भी उत्साह से नई जगह काम करने का मौका मिलेगा। जब महानगरों का नाम आता है, बड़े शहरों का नाम आता है, तो फिर सरकारें कहती हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी मतलब कि हर चीज़ स्मार्ट हो, सुंदर हो, टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, साफ सुथरी हो। अब जब स्मार्ट सिटी का नाम आता है तो स्मार्ट सिटी बनाने वाली संस्थाएं भी कुछ हैं। उसमें एक बड़ी चर्चित संस्था है उत्तर प्रदेश जल निगम। इसका बड़ा रोल है शहरों को स्मार्ट बनाने में, क्योंकि ये पाइपलाइन का जाल बिछाते हैं,
ये सीवरेज का सिस्टम सही करते हैं, इनके पास बहुत बड़े बड़े ठेके और काम हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि नाम बड़ा और दर्शन थोड़ा। दर्शन इसलिए थोड़ा है कि जल निगम के पास हैं तो हजारों करोड़ के काम, लेकिन तनख्वाह और पेंशन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं। इनके कर्मचारी तड़प रहे हैं, 4-4, 5-5 महीना इंतज़ार करते हैं। पेंशनर का तो खैर उनके बाल बच्चे भूखों मर जाएं, वही स्थिति आ गई है। जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तब भी ये स्थितियां थीं। तो बीजेपी सरकार ने किया कि जल निगम को उसने 2 भागों में तोड़ दिया और कहा कि एक जल निगम अब नगरीय होगा और एक जल निगम ग्रामीण होगा, और इनके यहाँ जो दोनों काम होते हैं अलग अलग, वो उनका जो फंड आएगा, जो उनका पैसा आएगा, सेंटेज आएगा, उससे हम इनका पैसा चुकाते रहेंगे। पेंशनरों को, कर्मचारियों को तनख्वाह देंगे। लेकिन वो नौबत में ज़्यादा अंतर नहीं आया। दोनों निगमों में आईएएस बैठा दिए गए, एमडी बैठाए गए, सीनियर सेक्रेटरी रैंक के। दोनों के पास हजारों करोड़ का काम भी चल रहा है। लेकिन हैरत होती है कि अपने कर्मचारियों को 4 महीने से वो वेतन नहीं दे पाए हैं। कर्मचारियों का परिवार वेतन और पेंशन के अभाव में भुखमरी के कगार पर आ गया है। आंदोलन चल रहे हैं, वहाँ हाई कोर्ट में रिट हो रही है, लेकिन पैसा देने के लिए सरकार के पास नहीं है। सरकार चाहती तो एक मुश्त 200-400-500 करोड़ रुपया देकर जल निगम के इन कर्मचारियों का उद्धार कर सकती थी, पेंशनरों का। इनका जीवन, इनका परिवार चलता रहता है। जल निगम में करीब जिस समय कार्यरत और सेवानिवृत्त पेंशनर और कर्मचारी की संख्या मिलाकर 10,000 के आसपास है। बहुत बड़ा पैसा इस पर जाता है, करीब 68 करोड़ रुपया हर महीना। इतने पैसे की व्यवस्था सेंटर से कर पाना इतना आसान नहीं है। अब आज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ गया, लोग न पेंशन आई न वेतन आया। वहाँ पर जिंदाबाद मुर्दाबाद चल रहा है जल निगम कार्यालय पर। अधिकारी आईएएस अफसर हैं सीनियर, अनिल कुमार हैं जो नगरीय के एमडी हैं, और ग्रामीण जल निगम के एमडी हैं बलकार सिंह। अब अनिल कुमार का प्रमोशन होने वाला है, वो सचिव से प्रमुख सचिव बनने वाले हैं। आप 10 दिन के भीतर वो कहीं किसी शासन में विभाग के प्रमुख सचिव बन जाएंगे, तबादला हो जाएगा उनका। जो नया एमडी आएगा फिर वो झेलेगा अपना। कितनी विचित्रता है। लेकिन कर्मचारी मरता क्या न करता। हाई कोर्ट में रिट है। एमडी और प्रमुख सचिव नगर विकास, इन दोनों को 17 जनवरी को तलब कर रखा है। इनके क्यों ना इन लोगों कर्मचारियों को भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। लोग बुरी स्थिति में हैं। अब एमडी हो अनिल कुमार या शासन हो प्रमुख सचिव अवनीत अभिजात, ये लोग अपने हाथ बंधे होने की बात कहते हैं। लेकिन जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, आपके हाथ बांधे रखने से क्या होगा। उनके बाल बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है, कोई बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते। उनके यहाँ शादी ब्याह होने पर बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। आदमी के जीवन में एक नहीं सैकड़ों समस्याएं हैं। नौकरी इसीलिए की जाती है कि वेतन मिलेगा तो परिवार चलेगा, पेंशन मिलेगी तो कुछ काम जीवन के बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा। लेकिन देखिए आप दुर्दशा, नाम बड़े दर्शन थोड़े, और बड़े बड़े प्रमुख सचिव रैंक के, सचिव रैंक के आईएएस अधिकारी जल निगमों में 3-3, 4-4 बैठा दिए गए। लेकिन हालात न तब सुधरे थे न आज सुधरे। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में बेरोजगारों की फौज भी बहुत बड़ी है। एक वैकेंसी निकलती है, लाखों आवेदन आने लगते हैं। सरकार के सामने भी समस्याएं हैं कि कितने फैक्ट्री, कारखाने और सरकारी नौकरियों का इंतजाम किया जाए। लेकिन सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि इस संकट के समय, बेरोजगारी के ज़माने में कोई ऐसा काम ना होने पावे सरकारी तंत्र द्वारा जो बेरोजगारों का शोषण का कारण बने। आज हम आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में सरकारी अफसरों के एक तानाशाही रवैये, एक तुगलकी फरमान की ओर लेकर जाएंगे, जहां राजधानी के लोहिया हॉस्पिटल में बेरोजगारी के ज़माने में बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ भद्दा मजाक चल रहा है। मजाक इसलिए कि ये कारनामे कोई मामूली नहीं है। ये कारनामे ऐसे हैं कि बेरोजगारों की मदद के बजाय उनकी समस्या को बढ़ाते हैं। समस्या सुलझती नहीं है, उलझती है। लोहिया संस्थान में
नर्सिंग अफसर के 534 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ के अफसरों ने ऐसा कारनामा कर दिया कि जिसके चलते बेरोजगार युवा तंग होकर सरकार को कोस रहे हैं। 534 पदों की भर्ती निकली और 20 तारीख को प्रवेश पत्र जारी हुआ दिसंबर में कि 28 तारीख को आपकी परीक्षा है। इतना तक तो ठीक था, लेकिन आप सोचेंगे कि किन लोगों ने कारनामा किया। परीक्षा के केंद्र उत्तर प्रदेश के बजाय मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़, ये पंजाब यहाँ पर बनाए गए। अब आप सोचिए कि नर्सिंग की परीक्षा उत्तर प्रदेश में है और परीक्षा देने बच्चा जाएगा मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार। गजब व्यवस्था है। हजारों लाखों की संख्या में आवेदन आए हैं और आप कह रहे हैं कि 20 तारीख को प्रवेश पत्र जारी करके 28 दिसंबर को आपकी परीक्षा फला प्रदेश के फला सेंटर पर है। 8 दिन के भीतर ट्रेनों में रिजर्वेशन भी मिलना मुश्किल है। इतना पैसा नहीं बेरोजगारों के पास। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर बोर्ड के 15-15, 20-20 लाख छात्र परीक्षा देते हों, जहां पर लोक सेवा आयोग में लाखों की संख्या में परीक्षाएं होती हों, वहां 534 पदों के लिए आपको प्रदेश के बाहर सेंटर बनाना पड़ेगा। ऐसे तुगलकी फरमान, ऐसे असंवेदनशील या कहिए संवेदनहीन अफसर जो बैठे हुए हैं, वो ऐसे कारनामे करें कि बेरोजगार तो माथा पीट रहे हैं और सरकार में बैठे जिम्मेदार आंख मूंदे हैं, कान में तेल डाले हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ता। आप सोचिए कि कोई बच्चा इस ठंड में जाएगा हरियाणा, बिहार, पंजाब, दिल्ली, कहाँ नौकरी के लिए भटके। मीडिया में खबरें उठती हैं, उछलती हैं, सरकार की किरकिरी होती है। फिलहाल इतने बवाल के बाद लोहिया संस्थान ने इस परीक्षा को टाल दिया है, स्थगित कर दिया है। ये जाना कि रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लड़के कैसे जाएंगे, जिनके पास पैसा नहीं है वो कैसे जाएंगे। फॉर्म भरने में तमाम परीक्षा में पैसा खर्च हो जाता है। परीक्षा केंद्र की परेशानी, नाराजगी, सब कुछ सरकार को झेलना है। इस कारनामे की गूंज पूरे प्रदेश में है, लेकिन लोहिया संस्थान की निदेशक सोनिया नित्यानंद पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप हैरत में पड़ेंगे कि राजधानी है, प्रमुख सचिव भी यहीं बैठा है, मंत्री भी यहीं हैं, डिप्टी सीएम, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सब यहीं बैठे हैं। संज्ञान पता नहीं कब लिया जाएगा। वैसे छोटी छोटी बातों का संज्ञान लिया जाता है। देखिए, चाहिए तो ये था कि सरकार जब कहती कि हम संवेदनशील हैं, नौजवानों को रोजगार देने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, तो ऐसा खिलवाड़ करने वाले अफसरों पर कार्रवाई भी करें, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उपहास करती है व्यवस्था का और ये अफसरों की मनमानी को और कहा जाए तानाशाही को दर्शाता है कि उनके जो मन में आएगा कर देंगे, जहाँ चाहे जिसको चाहे भेज देंगे, अंडमान निकोबार में परीक्षा केंद्र बना देंगे। गजब व्यवस्था चल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी की उस खबर पर जिस पर शायद सबकी नज़र है, लेकिन जिस पर सबकी नज़र है वो एकदम बेफिक्र है। बात उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी कुर्सी, सबसे ताकतवर कुर्सी, मुख्य सचिव के पद की। मुख्य सचिव का पद चर्चा में है। पूरे आईएएस संवर्ग, आईपीएस संवर्ग की निगाह उस पर लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव कौन बनेगा। दुर्गा शंकर मिश्रा मुख्य सचिव रहेंगे या जाएंगे, उनको सेवा विस्तार मिलेगा या उनकी जगह कोई नया आएगा। हालांकि अब हम ऐसे समय पर खड़े हैं जहां कुछ ही दिन बचे हैं दिसंबर को बीतने में। ऐसा माना जाता है कि अब दुर्गा शंकर मिश्रा का सेवा विस्तार लगभग पक्का है, क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्य सचिव दिल्ली गए थे और कहने वाले कहते हैं कि वो अपनी सारी गोट भी बिछाए हैं। उनकी पीएमओ में जो मुलाकातें हुई हैं और उनका जो वहाँ से आने के बाद जो बेफिक्री है वो इसको दर्शाता है। उसे आप इसी नज़रिए से देख सकते हैं कि वो अपने पद को लेकर निश्चिंत है। अब बात आती है कि यदि दुर्गा शंकर मिश्रा को सरकार सेवा विस्तार देती है मुख्य सचिव के पद पर, तो फिर ऐसे में ब्यूरोक्रेसी में जो लोग इस पद की ओर देख रहे थे उनकी हसरत का क्या होगा। उनका दिल तो टूट जाएगा, आधी अधूरी रह जाएगी।
ज़िंदगी में ब्यूरोक्रेसी में जब आईएएस अधिकारी अपनी नौकरी के आखिरी दौर में पहुंचता है तब वो इस कुर्सी की ओर देखने लगता है और वो सोचता है कि शायद मैं किसी दिन इस पर बैठूं और उसके बाद तब मेरी इस सेवा से विदाई हो। आज दुर्गाशंकर मिश्रा के सेवा विस्तार से कितने अफसरों का कैरियर प्रभावित हो रहा है, हम इस पर एक नज़र डालेंगे। दुर्गाशंकर मिश्रा 1984 बैच के आईएएस अफसर हैं। वो ऑलरेडी 1 साल के सेवा विस्तार पर हैं। 31 दिसंबर को उनका सेवा विस्तार समाप्त हो रहा है। अगर उन्हें दोबारा सेवा विस्तार मिलता है, चाहे 3 महीना मिले चाहे 6 महीना मिले, तो ऐसे में 1985 बैच में बचते हैं राजेंद्र कुमार तिवारी। हालांकि वो मुख्य सचिव रह चुके हैं, उनका रिटायरमेंट 2 महीना बचा है, उनकी कोई संभावना नहीं है, न उनका कोई नुकसान होता है दुर्गाशंकर मिश्रा के बनने से, वो इस दौड़ में नहीं है। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा झटका लगेगा वो 1987 बैच को लगेगा, क्योंकि 1987 का पूरा बैच वो दुर्गाशंकर मिश्रा के एक सेवा विस्तार से साफ हो जाएगा, वो इस पद पर पहुंच नहीं पाएगा। अब आप इसमें अगर देखेंगे तो इसमें अरुण सिंघल का नाम सबसे पहले आता है। अरुण सिंघल की नौकरी भी अभी 2025 के अप्रैल तक है, यानी कि उनके पास 2.5 साल के लगभग का समय है, लेकिन वो केंद्र में तैनात है। इस बीच अगर दुर्गाशंकर मिश्रा को 6 महीना या 1 साल सेवा विस्तार मिल गया तो फिर वो उनके लौटने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। उसके पीछे टेक्निकल कारण मनोज सिंह हो सकते हैं, तब तक वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और अरुण सिंघल फिर लखनऊ वापस आना कोई उनके मतलब का नहीं रह जाता। दूसरा नाम है इसी बैच में 87 में ही लीना नंदन। वो भी उनकी नौकरी में भी दिसंबर 24 तक है, 2 साल है, लेकिन वो भी आएंगी इसकी कोई संभावना नहीं। रेणुका कुमार थी, उनकी नौकरी थी जून तक, लेकिन उन्होंने बीआरएस ले लिया। अब उनके पति हैं सुनील कुमार, वो भी हैं उनकी, लेकिन 10 महीना नौकरी बची है। अक्टूबर 23 में उनका भी रिटायरमेंट है, वो भी दिल्ली में है, वो भी आएंगे, इसकी संभावना कम है। अब जो सबसे ज़्यादा नुकसान 3 आईएएस अफसरों का दिखता है इस विस्तार में यूपी कैडर में, वो हैं, उनमें है 1987 बैच के महेश गुप्ता, संजीव मित्तल और हेमंत राव। और इसमें से 2 जो हैं इनकी भी नौकरी लंबी है, 24 तक है। खाली संजीव मित्तल जो है इस साल अगस्त में, यानी कि 23 में अगस्त में रिटायर हो जाएंगे, 8 महीना उनकी नौकरी है। लेकिन महेश गुप्ता उनके पास तो मई 2024 तक है, 2.5 साल के लगभग। और इसी तरह हेमंत राव की नौकरी भी फरवरी 2024 तक है, 2.25 साल के करीब। लेकिन इनकी सबका कहीं प्लेस पड़ेगा इस कुर्सी पर, इसकी उम्मीद बहुत कम है। पूरा 87 बैच साफ हो जाएगा, एक किनारे हो जाएगा, और 88 बैच यहाँ पर संभावनाएं बना रहा है। अगर दुर्गाशंकर मिश्रा को सेवा विस्तार मिलता है तो 88 बैच आराम से चैन से बैठा है, देख रहा है कि कुछ दिन और बीत जाएगा, क्योंकि इस बैच में 3 नाम बहुत बड़े हैं और एक का लगभग मामला टाइट है। वो है एपीसी मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह के पास चूँकि लंबा समय है, वो भी 2025 तक है सेवा में, तो वो चाहेंगे भी कि दुर्गाशंकर मिश्रा 4-6 महीना और रह लें, तब तक मामला रास्ते के कील कांटे और अलग हो जाएंगे, रास्ता साफ हो जाएगा। तो 1988 बैच में 2 प्रबल दावेदार और बचते हैं। उसमें नवनीत सहगल का नाम है, लेकिन उनकी नौकरी कुल 7 महीना बची है और जुलाई 23 में उनका रिटायरमेंट है, तो वो चीफ सेक्रेटरी तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनकी निगाह आईआईडीसी की कुर्सी पर जा सकती है, क्योंकि फरवरी में अरविंद कुमार रिटायर हो रहे हैं। और उसके बाद नवनीत सहगल के पास 5 महीना बचेगा। तो आजकल वो खेल कूद में है, तो जहाँ कुछ नहीं सही वहाँ नंबर 3 की पोजीशन वाली कुर्सी अगर आईआईडीसी औद्योगिक विकास मिल जाए तो नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद सारी अथॉरिटी सब अंडर में। लेकिन वो भी देखिए अभी फरवरी में निर्णय होगा। 88 बैच के एक और नाम है रजनीश दुबे। उनकी नौकरी भी अभी 1.5 साल से ज़्यादा है, यानी कि अगस्त 2024 तक है। वो भी आईआईडीसी भी बनने की इच्छा रखते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी बनने की भी इच्छा रखते हैं। लेकिन अभी जब वो एपीएससी नहीं बन पाए, उनके बैच का आदमी एपीसी बन गया है, तो आप समझ लो कि उनकी छवि पर कहीं कुछ डेंट लगा है। उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा जो है वो उनकी छवि है। और कुछ लोग इस बात की भी चर्चा करते हैं कि इन दिनों रजनीश दुबे के जो नंबर हैं वो मुख्यमंत्री की नज़रों में बेहद कम है, वो काफ़ी कमज़ोर चल रहे हैं।
तो वो इन दोनों पदों में से कोई पद पाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। तो आप सोचिए कि एक दुर्गा शंकर मिश्रा का एक्सटेंशन कितने सारे अफसरों के अरमानों पर पानी फेरेगा, कितने सारे इक्वेशन को ब्यूरोक्रेसी में वो बदल के रख देगा। और यही तो देखिए नौकरी के अंतिम दिनों का चमत्कार है, आप कह सकते हैं। कोई शीर्ष पे पहुंच जाता है, कोई रिटायरमेंट होने के बाद भी बना रहता है, और कोई आखिरी के 2-3 साल अंधेरों में गुजार देता है। बहुत सारे लोग निराशा के साथ रिटायर हो जाते हैं, गुमनाम होकर चले जाते हैं। बहरहाल हम पावर सेंटर के अब आखिरी में आ चुके हैं, और जाते जाते आपको नदीम फर्रुख की कुछ लाइनों के साथ हम छोड़ जाएंगे कि कुछ इस तरह से ज़माने पर छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। और ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। और अमीर शहर तेरी बंदिशें माज़अल्लाह फ़कीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। नमस्कार।